अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया था। फर्स्ट चैप्टर हम क्लियर कर रहे हैं कि आपके पास अकाउंटिंग क्या होती है। हमने तो ये आपने मेजरली सुना होगा, अकाउंटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग बेसिकली आपके पास एक पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस 5 स्टेप्स होते हैं, उनकी मदद से होता है। अकाउंटेंट कोई भी होगा, ये 5 स्टेप उसके लिए करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हमने पिछली बार ऑर्गेनाइजेशन कवर की थी, पब्लिक, प्राइवेट, ये सब। अब हम देखेंगे अकाउंटेंट कौन से 5 स्टेप्स करता है। पहला स्टेप जो करता है वो होता है रिकॉर्ड। सबसे पहले वो क्या करता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड का मकसद है, आपने सेल्स की, आपने ख़रीदारी की, कोई चीज़ बेची, सिंपली उस चीज़ को आप लिख लो, पेन उठाओ और उस चीज़ को लिख लो, उसको आप रिकॉर्ड बोलते हो। समराइज़ का मतलब होता है जो चीज़ आपने रिकॉर्ड की है, मतलब उसको आपने लिखा है कॉपी के अंदर, उसको समराइज़ करो कि जो लिखा है वो सारा का सारा एक अरेंज मैनर में लिखो, समराइज़ करके लिखो, उसको आप बोलते हो समराइजिंग। एनालाइज़ करो, एनालाइज़ का मतलब है अगर कहीं पे कोई चीज़ रह गई है वो ऐड करो, एनालाइज़ करो, पूरा ध्यान से पढ़ो उसको कि क्या क्या चीज़ आपने रिकॉर्ड की है, उसको एनालाइज़ करो। सही है। एनालाइजिंग के बाद आप जो है उस चीज़ को समझो कि आपने क्या क्या चीज़ लिखी है। फिर इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट का ईजीली मकसद ही यही होता है कि आप उस चीज़ को अब रिप्रेजेंट करो। अब जैसे चार्ट बनाओ, आप उसको जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हो, पहले इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो रिकॉर्ड आपकी इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको आप इंटरप्रेट करते हो, मतलब समझते हो, फिर समझने के बाद चार्ट्स में इसको कन्वर्ट करते हो। अब आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेशन करोगे, उसकी कम्युनिकेटिंग में हेल्प करता है। जैसे कि कम्युनिकेशन आप किसके साथ करोगे, आपने जो इंटरप्रेट किया, चार्ट बनाए, अब वो आप ओनर को या जो जिसका बिजनेस है उसको दिखाओगे, उस ओनर को दिखाओगे कि आखिर में कितना प्रॉफिट हुआ, जो चीज़ें आपने रिकॉर्ड की उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कंपनी को कहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें अकाउंटेंट बताता है बाय द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले रिकॉर्ड करेगा, मतलब चीज़ आपने सेल्स की, आप उस चीज़ को बस लिख दो, कॉपी बंद। फिर उसको समराइज़ करो, मतलब अरेंज करो, फिर कॉपी बंद। फिर एनालाइज़ करो, एनालाइज़ का मतलब है पूरा ध्यान से देखो, फिर इंटरप्रेट करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या लिखोगे, क्या तो लिखोगे, जो वो भी तो लिखो, क्या लिखना है, एलिमेंट्स लिखोगे। अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स होते हैं। अल्सर एक न्यूमोनिक है, उसको याद रखो, ALCER। अल्सर एक न्यूमोनिक है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को याद करने के लिए। ए रिफर्स एसेट्स, एल रिफर्स लाइबिलिटीज़, सी रिफर्स कैपिटल और ई रिफर्स एक्सपेंस और आर रिफर्स रेवेन्यू या फिर इनकम। अब आपके 5 एलिमेंट्स आते हैं, इन पाँचों में से हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को कवर करेंगे, बाकी की वीडियोज़ में हम लाइबिलिटीज़, कैपिटल और एक्सपेंस और रेवेन्यू को देखेंगे। इसके बाद आपके पास आता है एसेट को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उनको समझो। सबसे पहले इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री किसको कहते हो, फॉर सपोज़ आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप फर्नीचर खरीदते हो, आपका ये इंटेंशन है कि फ़र्नीचर ख़रीदने के बाद क्यों ख़रीदोगे, बेचने के लिए ख़रीदोगे ना। तो जो चीज़ आपने इंटेंशनली बेचने के लिए ख़रीदी है, जो भी माल आपने बेचने के लिए ख़रीदा है, उसको आप इन्वेंट्री बोलते हो। जैसे कि फ़र्नीचर, कोई भी बिज़नेस हो, गुड्स बॉट, वो गुड्स जो ख़रीदी तो जाएँ लेकिन रीसेल के लिए, मतलब आपकी नीयत ये हो कि आप उसको बेचोगे आगे, तो उसको आप इन्वेंट्री बोलते हो। फिर आपके पास आते हैं रेसिबल्स। देखो आपके पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, दूसरी आपके पास होती हैं कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब जब आप के पास कस्टमर आता है, अगर वो काउंटर पे ही पैसे दे जाता है जो उसने चीज़ खरीदी है तो कैश ट्रांजैक्शन, अगर वो उधार पे ख़रीदता है हमसे तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। फॉर सपोज़ इस बार क्या हुआ, आप जो है टेबल पर बैठे हो और आप, मतलब कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, एक कस्टमर आपके पास स्टोर पे आता है, कुछ सेल्स करने के बाद वो बिलिंग करवाने आता है। जब वो बिलिंग करवाता है तो वो बोलता है इस बार थोड़े पैसे नहीं हैं, तुम ये चीज़ मुझे क्रेडिट पर दो। सही है। तो तुम क्या करोगे, अपनी बुक्स ओपन करोगे, चीज़ को रिकॉर्ड करोगे, बुक्स अपनी ओपन करोगे, चीज़ को रिकॉर्ड करोगे कि इस चीज़ को मुझे
उधार पे देना है। अब आपके लिए वो कस्टमर जो आया था वो आपका रेसिबल है। रेसिबल का मतलब अब आपके पास पूरा राइट है कि आप उससे पैसे ले सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया है, उसने आपसे क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी हैं, उसको आप रेसिबल बोलते हो। प्री पेमेंट को समझो। प्री पेमेंट एक दूसरा टर्म है। प्री पेमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपने एक घर देखा, अब वो घर आपको बहुत पसंद आ गया है। जब आप उस घर को देखने जाते हो तो आप क्या कहते हो कि मैं इस घर को खरीद रहा हूँ। तो आपको जो सेल कर रहा है वो कहता है तो पैसे दो, खरीद रहे हो तो पैसे दो। वो बोलता है कि पैसे नहीं, मैं आपको रेंट देता हूँ, रेंट देता हूँ इस महीने का, और वो रेंट लेकर चला जाता है। रेंट ले लिया तुमने, रेंट दिया, लेकिन अभी तक तुम घर में बैठे नहीं हो। तो मतलब अभी तक तुम घर में बैठे नहीं हो। जैसे कि आप ट्यूशन की टीचर होती है आपकी, वो भी पहले तुमसे पैसे लेती है फिर तुम्हें पढ़ाती है। तो वो चीज़ जिसके लिए तुमने पे कर लिया हो लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किए हो, जैसे एसेट हो गया। अब आपके पास एसेट को हम समझते हैं, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। वो रिसोर्सेज जो एक एंटिटी कंट्रोल करती है उसको आप बोलते हो एसेट। समझ नहीं आया? मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी ओनर के हाथ में हो उसको एसेट बोलते हो। मतलब जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है जब आप उस चीज़ को बेचो तो वो कुछ ना कुछ पैसे की रकम रखती हो। मतलब अगर फर्नीचर बेचो तो कुछ ना कुछ मिले पैसा, विच गिव्स यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करो तो आपको उस चीज़ से बेनिफिट आए। फर्नीचर को यूज़ करते हो उससे बेनिफिट आता है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को जब आप बेचते हो तो उससे कैश मिलता है, बेनिफिट है। सही है। अब आपके पास देखो, जो भी आपके पास घर पे कैश पड़ा है वो आपकी मॉनेटरी वैल्यू है। बैंक में जो कैश है वो भी एक मॉनेटरी वैल्यू है, आपको बेनिफिट दे सकता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो आपके पास रीसेल के लिए लाए हो, जब बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना। इन्वेंट्री आप रीसेल के लिए लाए थे, बेचोगे पैसा मिलेगा, तो वो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू है और फ्यूचर बेनिफिट है। रेसिबल, रेसिबल ने आज पैसा नहीं दिया है, कल तो वो पैसा देगा ना, आपको पैसा देगा। तो मतलब कल आपको पैसा देगा, मॉनेटरी वैल्यू है, बेनिफिट देगा। प्री पेमेंट, प्री पेमेंट मतलब आज आपने पैसा दिया है, कल आप घर को इस्तेमाल करोगे ना। आज आपने ट्यूशन फीस दी है, कल आप उसमें से पढ़ोगे ना, फ़ायदा उठाओगे ना। तो कैश, बैंक, इन्वेंट्री, रेसिबल, प्री पेमेंट, ये सब आपको फ़ायदा देंगे, तो ये एसेट है और मॉनेटरी वैल्यू थी। अब एसेट्स के आपके पास टाइप्स आते हैं। एसेट्स आपके पास दो तरह के होते हैं। पहले आपके पास होते हैं करंट एसेट्स, दूसरे आपके पास होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनको रीसेल की इंटेंशन के साथ तुम लाए हो। मतलब जो चीज़ तुम्हें बेचनी है, तुम बेचने की नीयत से लाए हो, उसको आप करंट एसेट बोलते हो। मतलब चीज़ तो खरीदी लेकिन तुम्हें आगे बेचनी है, इसके लिए लाए हो। इसका मतलब है 12 महीने के अंदर अंदर तुम उस चीज़ को ख़त्म कर दो। उस चीज़ को बेच के तुम उसमें से पूरा 12 मंथ के अंदर फ़ायदा ले लो। 12 मंथ के अंदर तुम फ़ायदा ले लो, उसको आप बोलते हो। जैसे कैश है, कैश को तुम 12 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ उसमें से फ़ायदा ले सकते हो, रियलाइजेबल है। 12 मंथ के अंदर अंदर तुम इस कैश का, जैसे बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है तुम्हारा, बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है वो भी तुम्हारा करंट एसेट है। जो तुम्हारे पास करंट एसेट है मतलब जो 12 मंथ के अंदर अंदर रियलाइजेबल है, उसको तुम क्या बोलते हो? करंट एसेट बोलते हो। फिर आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपके पास एक करंट एसेट ही है, करंट एसेट है, क्योंकि किस नियत से लाए थे? रीसेल की नियत से लाए थे। एक बच्चा क्वेश्चन करे कि हमारे पास अगर इन्वेंट्री 12 महीने से ऊपर तक बिके ही ना तो भी इन्वेंट्री करंट एसेट होगी, क्योंकि नियत इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशन क्या है आपका, रीसेल का है, तो भी करंट ही होगी। प्री पेमेंट का मतलब है आपने प्री पेमेंट की थी, जो मैंने आपको पीछे समझाया, चीज़ को अभी यूज़ नहीं किया आपने, 12 मंथ के अंदर अंदर तो यूज़ करोगे ना। रेंट दिया है तो 1 महीने का रेंट दिया, 1 महीने के अंदर ही ख़त्म करोगे ना। फिर आता है यूजेज इंटेंशन, मतलब नॉन करंट एसेट वो एसेट जो तुम इस्तेमाल करने की नीयत से लाए हो। मतलब तुम्हारी नीयत ये है कि तुम आगे बेचोगे नहीं, तुम खुद उसमें से फ़ायदा उठाओगे। जैसे बेनिफिट इसका जो होगा वो 12 मंथ से ज़्यादा का होगा। सही है, 12 मंथ से ज़्यादा का बेनिफिट देगी। जैसे एग्जाम्पल लो, आपके पास 12 मंथ से ज़्यादा कैसे बेनिफिट दे सकती है? मतलब कोई चीज़ तुमने घर खरीदा, घर खरीदते हो
तो घर क्या देता है, घर को तुम रेंट पे दो, जब जब तक तुम रेंट पे देते जाओगे तब तक तुम्हें इसमें से पैसा मिलता जाएगा। तो 12 मंथ से ज़्यादा का बेनिफिट दे रही है और तुम इस चीज़ को यूजेज के इंटेंशन से लाए थे, तो ये रीसेल के लिए है। घर के अंदर तुम खुद बैठते हो, फ़ायदा उठा रहे हो ना, बेनिफिट दे रही है तो 12 मंथ से ज़्यादा का देगी। कार है, कार तुम खुद इस्तेमाल कर रहे हो, 12 मंथ से ज़्यादा का बेनिफिट देगी। बिल्डिंग है, कार है, फर्नीचर है, मशीन है। फर्नीचर तुम खुद इस्तेमाल कर रहे हो और वो चीज़ तुम्हें मशीन है, मशीन तुम लाए हो यूज़ करने की नीयत से, यूज़ करते रहोगे उसको और उसमें से जितनी चीज़ें बनाते रहोगे मशीन में से वो आपको फ़ायदा देगी। तो बेसिकली इन द एंड एसेट वो चीज़ें जो तुम्हारे खुद के हाथ में हैं, तुम्हारी खुद की पोजीशन है, उसको तुम एसेट बोल दो और जिनको तुम कैश के अंदर कन्वर्ट करा सको। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप्स को, फर्दर एलिमेंट्स को आगे देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी एसेट्स के बाद हम बाकी के जो टाइप्स हैं उनको फर्दर डिस्कस